नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। कल अपन ने जो है इसी चैनल पे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसी कड़ी के अंदर जो है मैं आपके सामने दूसरी क्लास लेके आया हूँ, यानी दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। कल वाली जो क्लास थी बहुत शानदार स्टूडेंट्स का रिव्यू रहा था और इसी कड़ी के अंदर अपन कंटिन्यू चलेंगे। तो कंटिन्यू के अंदर आज वाली अपनी दूसरी क्लास होगी। देखिए दूसरी क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यानी भारत के संविधान की जो राजभाषाएं हैं या भाषाओं का जो प्रावधान है वो इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघ व राज्यों की संघ एवं राज्यों के मध्य संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, अनुसूची नंबर 7। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 6ठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में विशेष प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्यों में विशेष प्रावधान अनुसूची नंबर 6 के अंदर। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, भाषाओं का प्रावधान, भाषाओं का प्रावधान। 4 नंबर ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण पर रोक, भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण पर रोक। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है राजभाषाओं को किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो इसका जो सही आंसर अपने सामने होगा अनुसूची नंबर 8 होगा। देखिए अपन थोड़ी सी व्याख्या इस प्रश्न की करें। भारत का संविधान जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 अनुसूचियों की संख्या थी। और वर्तमान में पूछे कितनी अनुसूची है, तो वर्तमान के अंदर 12 अनुसूची है। मूल संविधान की 8 नंबर अनुसूची में 14 भाषाओं का प्रावधान था, 14 भाषाओं का प्रावधान था। वर्तमान में पूछा जाए अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं मिलती है, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। मूल के अंदर जो है अपने को 14 भाषाएं मिलती थी। इसी में 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को जोड़ा गया। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो अब कुल मिला के पूछे कि कितनी भाषाएं हो गई है, तो वर्तमान के अंदर जो है 22 भाषाएं हो गई है। और मूल के अंदर कितनी भाषाएं थी, मूल के अंदर 14 भाषाएं थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संधि भाषा जो है जुड़ने वाली कौन सी भाषा बन गई थी, तो सिंधी भाषा जुड़ने वाली 15वीं भाषा जुड़ गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में वर्तमान तक कितनी बार संशोधन हो गया, तो वर्तमान तक अनुसूची नंबर 8 के अंदर 4 बार संशोधन हो गया। इसके अलावा एक बहुत शानदार क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, भारत के संविधान की अनुसूची नंबर 8 में एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है, तो एकमात्र जो इसमें विदेशी भाषा है वो है डियर स्टूडेंट नेपाली भाषा, नेपाली भाषा। तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का जो सही अपने सामने आंसर है वो सही आंसर जो है अपने सामने 8वीं अनुसूची होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। यानी पूछा गया है 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान के अंदर आया था उनमें से इनका सदस्य कौन नहीं था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन जो आया था उसके ये अध्यक्ष थे। E.V. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी इसके सदस्य थे। तो इसका जो सही अपने सामने आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड एमरी। यानी ये जो लॉर्ड एमरी है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, या जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसमें ये व्यक्ति शामिल नहीं था। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार से अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण के लिए 1946 के अंदर एक मिशन को रवाना किया गया था, और जिस मिशन को रवाना किया गया था उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। पहली बात तो ये कि इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ता है, ये तीनों के तीनों जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन का नाम पड़ता है कैबिनेट मिशन। 23 मार्च 1946 को मिशन ब्रिटेन से रवाना होता है। 23 मार्च 1946 को रवाना हुआ और 24 मार्च 1946 को ये जो है मिशन दिल्ली पहुंचता है, और पूछा जाता है इसके अंदर कितने टोटल लोग थे। तो टोटल जो है इसके अंदर 3 लोग थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, E.V. अलेक्जेंडर थे, और इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इस मिशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारतीयों के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 16 मई 1946 को। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और उस संविधान सभा के अंदर 389 मेंबर होंगे, 389 सदस्य होंगे। अब ये जो 389 सदस्य होंगे, इस 389 में से 292 व्यक्ति तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 292 व्यक्ति ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 93 देसी रियासतों से होंगे, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होंगे, अब ये पूछा जाए कि चीफ कमिश्नरी प्रांत जो है वो कौन कौन से थे, तो एक का नाम तो था A, दूसरा B, तीसरा C और D। A से बन गया अजमेर, A से बना अजमेर। उस समय इस अजमेर को मेरवाड़ा कहा जाता था। B से बना बलूचिस्तान, B से बनता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। C से बनता है कुर्ग, कुर्ग जो है वो कर्नाटक के अंदर है, और D से बनता है दिल्ली, और ये दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। ये दिल्ली जो है वो भारत की क्या है, राजधानी है। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जो सही अपने सामने आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा लॉर्ड एमरी। यानी 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्यों के अंदर ये लॉर्ड एमरी जो है ये शामिल नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। जो भारत की संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसके द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, या जो 4 नंबर ऑप्शन है 24 मार्च 1946। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार किया गया, संविधान को आत्मोत्सर्ग किया गया। 22 जनवरी 1950 संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, भारत को आज़ादी मिली। तो इसका जो सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकार किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान जो है ये बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। पूछा जाए इस दिन कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, तो इस दिन जो है टोटल 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का 11वां अधिवेशन होता है। 11वां अधिवेशन होता है। 11वां अधिवेशन हुआ और इसी 26 नवंबर 1949 को यानी 2015 को और 2015 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर और 125वीं जयंती पर 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 2015 को। और कब शुरुआत की जाती है? 125वीं जयंती डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पे की जाती है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यानी भारत के संविधान को बनाने के लिए जो समितियां बनाई गई थी उसमें मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, J.B. कृपलानी, पंडित नेहरू और 4 नंबर ऑप्शन में भी डबल ऑप्शन आ गया सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति पंडित नेहरू। और ये जो 4 नंबर ऑप्शन सरदार पटेल लिख रखा है यहाँ पे मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अम्बेडकर। ये किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस उप समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था तो महत्वपूर्ण जो है 22 समितियां बनाई गई थी। 22 समितियां बनाई गई थी और 22 समितियों को अलग अलग कार्य जो था वो सौंपा गया था। इन्हीं 22 समितियों के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे वो थे J.B. कृपलानी। मौलिक अधिकार अपने को मिलते हैं भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में। मौलिक अधिकार जो है उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? अनुच्छेद 12 से लेके आर्टिकल नंबर 36 तक मिलते हैं। पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 मिलती थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार अपने पास में कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या मिलती है 6। इसी प्रकार इसका जो सही आंसर होगा मौलिक अधिकारों की उप समिति वो होंगे J.B. कृपलानी होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 डैश 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 किस पर आधारित अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 352 और पूछा गया है आर्टिकल नंबर 356 किस पर आधारित है? निर्वाचनों पे आधारित है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान अनुसूची नंबर 8।
आपातकालीन उपबंध, आर्टिकल नंबर 352, 356, 360। संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर 368, अनुच्छेद नंबर 368। अब इसका जो सही आंसर अपने सामने होगा वो कौन सा होगा? तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर। आपातकालीन जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में मिलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, भारत के संविधान पे आपातकालीन उपबंध की बात की जाए तो अपने को जो है वो आर्टिकल मिलते हैं अनुच्छेद नंबर 352, 356 और 360। पूछा जाए कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं तो 3 प्रकार का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा, 356 के द्वारा और 360 के द्वारा भारत के अंदर जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। पूछा गया है आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल समाप्ति की भी इसकी घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल समाप्ति की घोषणा भी करता है भारत का राष्ट्रपति। अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद की बिना मंजूरी, संसद की बिना मंजूरी भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के द्वारा कितने समय तक आपातकाल लगा सकता है? तो संसद की बिना मंजूरी के भारत का राष्ट्रपति 1 माह तक आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा वर्तमान समय तक कितनी बार आपातकाल लगाया गया? 3 बार आपातकाल लगाया गया। पहली बार 1962 के अंदर लगाया गया, दूसरी बार जो है 1971 में लगाया गया और तीसरी बार लगाया गया 1975 के अंदर लगाया गया। इसी प्रकार अगर पूछा जाए आर्टिकल नंबर 356, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण आर्टिकल नंबर 356 लगाया जाता है। इसकी भी घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है, समाप्ति की घोषणा भी भारत का जो है वो राष्ट्रपति करता है। और संसद की बिना मंजूरी कितने समय तक आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति लगा सकता है? तो वो जो है 2 महीने तक जो है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल 356 के द्वारा लगा सकता है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी आर्टिकल नंबर 352 और आर्टिकल नंबर 356 जो है वो आपातकालीन प्रावधान जो है उससे संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 40 में, 51A में, 45 में या फिर 36 में। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, भाग नंबर 4। आर्टिकल नंबर 51A मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 45 छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भाग नंबर 4। आर्टिकल नंबर 36 राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। तो पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो है वो किसमें की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 51 के अंदर। बहुत शानदार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। भारत के संविधान का भाग नंबर 4 क, भाग नंबर 4 क में अपने को मिलते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अपने को मिलते हैं। अब पूछा जाए मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में अपने को मिलते हैं, तो इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 51 क के अंदर की गई है। मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे।
सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या मिलती है 11 मिलती है। तो पूछा जाए 11वां कब जोड़ा गया था, तो 11वां जो है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ये जोड़ा गया था। और इसी के तहत जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, भाग नंबर 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 21 का जोड़ा गया था। तो ये जो अपना 6 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर होगा मौलिक कर्तव्य होगा, आर्टिकल नंबर 51 क होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था? यानी पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 या 86वां संविधान संशोधन 2002। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पंचायती राज जो है वो कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन। पंचायती राज की अपन बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अपन बात करें, तो पंचायती राज का प्रावधान जो है भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है? भाग नंबर 9 में मिलता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ तक मिलते हैं। टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं पंचायती राज से संबंधित? तो टोटल जो है वो 16 आर्टिकल मिलते हैं। पंचायती राज का प्रावधान या संवैधानिक प्रावधान किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। इसीलिए प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज का भारत के अंदर जनक पूछा जाए तो पंचायती राज का जनक भारत में है बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत के अंदर जो है पंचायती राज कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के अंदर। इसकी शुरुआत की गई राजस्थान के नागौर के अंदर शुरुआत की गई थी और नागौर के अंदर भी जो है बगदरी गांव में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी बलवंत राय को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है राजीव गांधी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, पंचायती राज के तहत पंचायतें जो है कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकती हैं?
कितने विषयों के ऊपर कानून बना सकती है? तो 29 विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का जो सही अपने सामने आंसर है वो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो। जीएसटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना जो है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 269A IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान मिलता है आर्टिकल नंबर 269A के अंदर। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल नंबर 279A जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद। आर्टिकल नंबर 333 एंग्लो इंडियन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 333 एंग्लो इंडियन से संबंधित है राज्यों के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी जीएसटी परिषद की स्थापना जो है किस आर्टिकल के द्वारा की गई थी। आर्टिकल नंबर 279A के द्वारा की गई थी। देखिए पूछा जाता है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। इसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर। ये पूछा जाता है किस प्रकार का एक टैक्स है। तो ये जो है एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये जो टैक्स भारत के अंदर कब शुरू किया गया था या जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी। जीएसटी भारत में लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी लागू की गई थी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है जीएसटी परिषद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 279A के अंदर एक परिषद बनाई गई। इस परिषद को कहा गया जीएसटी परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इसे कहा गया था। इस परिषद को कहाँ पर बनाया गया था। तो तेलंगाना के अंदर ये परिषद बनाई गई थी। तेलंगाना में ये परिषद बनाई गई थी। और इसका जो ढांचा होगा जीएसटी का, इस ढांचे के अंदर एक तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा। जो वर्तमान की सरकार का वित्त मंत्री होगा। वर्तमान की सरकार का वित्त मंत्री होगा। जब जीएसटी लागू की गई थी उस समय थे अरुण जेटली और वर्तमान के अंदर पूछा जाए कौन है तो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी परिषद की स्थापना जो है वो किस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल नंबर 279A के अंदर। जीएसटी का पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे है। हेडक्वार्टर जीएसटी का कहाँ पे है। तो जीएसटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और पूछा जाए जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन से पूर्व पूछ लिया जाए जीएसटी की ब्रांड एम्बेसडर कौन थे तो वो थी पीवी संधू। और एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है पीवी संधू का संबंध किससे है। तो पीवी संधू का संबंध जो है वो है बैडमिंटन से इनका संबंध है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की स्थापना किस आर्टिकल में की गई थी। इस प्रश्न का अपने सामने सही जो अपना आंसर होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 279 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 109, आर्टिकल नंबर 120, आर्टिकल नंबर 110 और आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 109
धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा में की जाएगी। आर्टिकल नंबर 109 हो गया। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, संसद की भाषा। आर्टिकल नंबर 120 केंद्र का बजट। केंद्र का बजट रखने से संबंधित। आर्टिकल नंबर 112। तो क्वेश्चन में पूछा गया है धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर होगा 110, धन विधेयक मनी बिल। यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक की परिभाषा। पहली बात तो ये होती है धन विधेयक होता कौन सा है, जिसमें कर लगाने की, कर हटाने की बात होती है, वो धन विधेयक होता है। और धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर। आर्टिकल नंबर 110 में तो धन विधेयक की परिभाषा होगी। तो आर्टिकल नंबर 109 में क्या है? आर्टिकल नंबर 109 में मिलता है धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी धन विधेयक की शुरुआत जो है वो हमेशा लोकसभा से की जाएगी। आर्टिकल नंबर 109। धन विधेयक जो है किसके पूर्व सहमति से रखा जाता है? धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से रखा जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से रखा जाता है। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? धन विधेयक जो है वो राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक जो है वो राज्यसभा केवल और केवल मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये स्वतः ही पास माना जाता है, स्वतः ही वहाँ से पास माना जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सही आंसर होगा अपने सामने, वो सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 110 से धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख इसमें किया गया है। देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है, आखिरी जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर दोनों ही अनुपस्थित है तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठतम सदस्य या राज्यसभा का सभापति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यसभा के उपसभापति। देखिए इसमें पूछा गया है संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 108 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है जिसे स्पीकर कहा जाता है। इन्होंने पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित होता है तो फिर कौन अध्यक्षता करता है? तब अध्यक्षता करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों ही अनुपस्थित हो, ये दोनों ही अनुपस्थित हो, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी अनुपस्थित हो, उपाध्यक्ष है वो भी अनुपस्थित हो, तब कौन करता है? तब करता है राज्यसभा का उपसभापति। तब करता है राज्यसभा का और राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि कभी भी या कहीं भी संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता जो है एक तो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, और जब भारत का राष्ट्रपति नहीं करता तो राज्यसभा का सभापति भी नहीं करता। और राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करता? क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो है वो खुद कौन होता है?
उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान तक पूछा जाए कितने जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए, तो वर्तमान तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए। पहली बार बुलाया गया 1961 में, मामला था दहेज का। दूसरी बार बुलाया गया 1978 में, मामला था बैंकिंग सुधार का। और अंतिम बार बुलाया गया था 2002 के अंदर, मामला था आतंकवाद का। ये तो मामला आतंकवाद का था। 1978 वाला मामला बैंकिंग सुधार का था, और इसके अलावा 1961 वाला जो मामला था, ये मामला था दहेज अधिनियम का। ये मामला था दहेज अधिनियम का। एक क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा जाता है, तीनों ही संयुक्त अधिवेशनों के अंदर भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो तीनों ही संयुक्त अधिवेशन के अंदर भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। आज अपने 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने पढ़े। इसी प्रकार से अपन जो है कंटिन्यू रोजाना जो है 10 प्रश्नों की सीरीज अपन रखेंगे। आपने ये क्लास लगाई, थैंक यू, धन्यवाद।